9-10 तक तो सौरभ चल जाएगा। चलिए, हम लोगों ने कल ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिया था वर्क में, होमवर्क में, हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू सॉल्व इट? एक भी सॉल्व नहीं कर पाया? एक से भी सॉल्व नहीं हुआ ये क्वेश्चन? चलो हम देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4.016। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4.016 की पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक, 4.016 को लिखा जा सकता है 4 + 0.16 की पावर 1/2। लिख सकते हैं ऐसे। इसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं 4 कॉमन निकालूं, इधर 4 है उधर 16 कॉमन दिख रहा है, तो अगर मैं 4 कॉमन निकालूं तो मेरे पास बचेगा 1 + 0.4। ठीक है, यही आएगा। और होल पावर 1/2, यही बचेगा। यस और नो? ठीक, ये 0.4 आएगा, सॉरी। अब अगर आप इस 4 को स्क्वायर रूट के बाहर निकालो तो बन जाएगा ये 2, और ब्रैकेट के ऊपर लग जाएगी पावर 1 + 0.04 की होल पावर 1/2। अब ये आ गया 1 + x की पावर n व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन 1। कंडीशन लग गई। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? बाइनोमियल थ्योरम का। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 0.04 की होल पावर 1/2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था? 1 + x की पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 + nx। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है यहां पर? 1/2। तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/2 इंटू 0.04। ठीक, कितना आ गया? 0.02। तो 1.02 यह भी वैल्यू, ये वैल्यू यहां ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4.016 इज इक्वल टू 2 इंटू 1.02, जो कि आ जाएगा 2.04। समझ आ गया सबको? नोट कर लीजिए प्लीज। अरे एक गड़बड़ कर दी, देखो ये 0 को हमने यहाँ लिखा नहीं, एक 0 उड़ा दिया लिखते लिखते, एक 0 की गड़बड़ इसीलिए आ रही है। 0.016, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.004। 0.004। ठीक है, अब अगर आप इसे कैलकुलेटर से चेक करके देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 4.016, देखो 2.0039, लास्ट के 39 को राउंड ऑफ करोगे तो क्या आ जाएगा? 4। आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो बाइनोमियल थ्योरम था, इसको हम यूज कर सकते हैं टू इवन फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स, जो नॉर्मल मेथड से फाइंड करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकता है। बात क्लियर हो गई सबको? कैसे यूज किया जा सकता है ये? इसका हमने यूज फिजिक्स में देखा था,
फिर हमने इसका न्यूमेरिकल एबिलिटी एनहांस करने के लिए कैलकुलेशंस में भी यूज देख लिया। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आज हम लोग पढ़ेंगे, नोट कर लिया बेटा, जल्दी करो। वो नहीं हुआ, न्यूमेरिकल कौन सा था? चलो देख लूंगा, अभी आगे कर लें पहले। अभी आज हम लोग करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि ये आपको बहुत बार ड्रॉ करने पड़ते हैं या आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। ग्राफ्स फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होंगे, तो यहाँ पर कुछ खास ग्राफ्स हैं और बायो वाले स्टूडेंट्स खास तौर पर ध्यान देना, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ एक ही तरह का ग्राफ पढ़ा है आज तक, वो है स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन की ग्राफ की प्लॉटिंग सीखी आपने, y = mx+c वाली। उसके अलावा जितने भी ग्राफ्स हैं वो सब हम आज पहली बार देख रहे हैं और इनका फॉर्म आपको याद रखना है। इनकी इक्वेशन का फॉर्मेट के कब कौन सा ग्राफ बनता है ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। बताऊंगा कहाँ कहाँ इनके एप्लीकेशंस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन का है, इसके साथ हम फेमिलियर हैं। इक्वेशन क्या होती थी एक स्ट्रेट लाइन की? y = mx+c। ये जो m होता था इसको क्या बोलते थे? इसको कहते थे हम लोग स्लोप, और c को क्या बोलते थे? इंटरसेप्ट। इसे बोलते थे इंटरसेप्ट, ठीक है। तो y क्वांटिटी x के साथ कैसे वेरी करती है? ये एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है। y = mx+c लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो होती है उसका ग्राफ हमेशा कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। अब अगर इस ग्राफ को हम देखें तो ये ग्राफ बनेगा कैसा? लेट्स सी। ग्राफ में ये जो हमने इंटरसेप्ट स्लोप लिखा ये क्या रखता है, रिप्रेजेंट करता है? अगर आप एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखो ये कुछ इस तरह का हो जाता है। याद है इसी तरह के ग्राफ प्लॉट किए थे आप लोगों ने? ये हमारे पास थी क्वांटिटी y और ये थी क्वांटिटी x, ठीक। अब इसमें ये जो y एक्सिस पर जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करती है ऑन y एक्सिस, इसको कहा जाता है इंटरसेप्ट। क्यों इसको इंटरसेप्ट कहते हैं ये भी समझ लीजिए। y = mx+c, जब हम x की वैल्यू 0 डाल दें, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट कितना होता है? ठीक है, x की वैल्यू इसमें 0 पुट करो, जरा बताओ आंसर क्या आया? y तो जब x 0 होता है तब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू किसके बराबर होती है? इंटरसेप्ट। इसीलिए y एक्सिस पर जो डिस्टेंस होता है इसी को कहा जाता है एज द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, ठीक है। ये वैल्यूज जो मैं सिखा रहा हूं दे ऑल विल बी यूज्ड इन फिजिक्स, इसलिए आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स भी बहुत सारी जगहों पर यूज होते हैं। क्लियर हो गया? अब बारी आती है इसमें स्लोप क्या होता है। व्हाट इज द स्लोप हियर? स्लोप होता है, आप इस लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए इसका जो स्लोप है, स्लांट, वो चेंज नहीं होता। तो आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, स्लोप विल रिमेन द सेम। अब अगर आप यहां पर देखें, यहां पर अगर आप एक राइट ट्रायंगल बना दें ऐसे, आप नोटिस करेंगे ये ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। यहां पर ये हो जाएगी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x1, ये हो जाएगी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x2, यहां पर हो जाएगा y कोऑर्डिनेट की वैल्यू y1, यहां पर आएगी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू y2। तो स्लोप जो होता है किसी भी ट्रायंगल का, अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं C, तो जो स्लोप होता है दैट इज इक्वल टू tan थीटा। ये बात याद रखनी है, स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू tan थीटा, ठीक। तो अब tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्री इतनी बेसिक्स आती है सबको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो स्लोप m आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर CB अपॉन बेस CA। अगर हम CB कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1, और अगर हम CA कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1। तो बेसिकली स्लोप को लिखा जा सकता है चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज। समझ में आया सबको? इंटरसेप्ट और स्लोप कैसे निकालेंगे, कहाँ यूज होगा? क्लास 12th में
आप पढ़ेंगे ओम्स लॉ, पहले भी पढ़ा था 10th में, उसका ग्राफ वी आई ग्राफ कैसा होता था, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वहां पर रेजिस्टेंस निकाली जाती है बाय द स्लोप, क्योंकि अगर मैं y एक्सिस पर वोल्टेज ले लूं और x एक्सिस पर करंट ले लूं तो स्लोप हो जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा आई। वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, तो बेसिकली आप क्या कैलकुलेट करते हैं, स्लोप कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आई सबको, यस और नो? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स आपको बहुत सारी जगहों पर फिजिक्स में यूज करने हैं, तो ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए अपने पास, यूजफुल है। थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर लें, ये फिक्स नहीं है ग्राउंड पे सीट्स, और कर ले इधर अगर और दिक्कत हो रही है तो। आज कहाँ घूम रहे थे तुम? इनकी किस्मत ऐसी टक्कर ही जाते हैं कहीं ना कहीं। मैं जिम से निकल रहा था और ये वहाँ सामने से जा रहे थे। नोट कर लिया बच्चों, जल्दी से करो। अरे आप एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इक्वेशन है ना, देखो इसमें एम वॉज फॉर स्लोप, जनरल इक्वेशन में। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी लिख लेना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होती है। m इज कॉल्ड द स्लोप, c इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट। ये जो क्लासेस हम लोग कर रहे हैं ना बेसिक मैथमेटिक्स की, ये आपको 2 साल तक फिजिक्स को आसान बनाने में मदद करेगी। ये क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में, ये ध्यान रखना। लेक्चर डेली अपलोड भी हो जाता है, इनकेस अगर कोई डाउट हो आप दोबारा से चेक कर सकते हैं लेक्चर को। जो अभी तक ऐप में एडेड नहीं है, लिंक ग्रुप पर सेंड कर दिया था, प्लीज़ क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लेना कोचिंग का, और उस पर आप रजिस्टर हो जाओगे। ठीक है, आप जब एक बार उसे डाउनलोड करके रजिस्टर कर दोगे, मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, जब मैं उसे एक्सेप्ट कर दूंगा तो आप एडेड हो जाओगे। उसमें जो बैच है उस पर क्लिक करके आपको असाइनमेंट्स, आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, उसमें आपकी असाइनमेंट्स होंगी जो हम वर्कशीट्स करेंगे, डीपीपीस टॉपिक वाइज मिलेंगी वो आपको। और जो दूसरा है वीडियो सेक्शन, उसमें आपको डेली के लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, बैच के बाद दिखा के जाना मुझे, जो भी दिक्कत होगी आई विल सॉल्व इट। नोट कर लिया सबने? अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ये यूजफुल कहाँ होगा, किस तरह का क्वेश्चन इस पर फिजिक्स में आ सकता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विथ टाइम is given in the figure. Find its velocity also is the velocity of the body uniform? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जो ग्राफ आपको दिया गया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है।
क्या चेक करो, देखो, फाइंड इट आउट। अब हम सब ने 9th में पढ़ा था वेलोसिटी क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो जब भी कोई क्वांटिटी y अपॉन x से मिलती है, ग्राफ में किससे मिलती है, y अपॉन x से, तो हम ग्राफ का कैलकुलेट करते हैं स्लोप। याद रखना ये बात, ग्राफ्स में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वांटिटी y अपॉन x से कैलकुलेट होती है, वी ऑलवेज कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द ग्राफ। अगर कोई क्वांटिटी y इंटू x से कैलकुलेट होती है, वी ऑलवेज कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ। पॉइंट्स अपने पास नोट कर लेना। y अपॉन x से कोई क्वांटिटी मिलती है, वी ऑलवेज कैलकुलेट द स्लोप। अगर कोई क्वांटिटी y इंटू एक्स से मिलती है, वी ऑलवेज कैलकुलेट दी एरिया। अभी y इंटू एक्स वाला एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, ठीक है। y, हाँ, एरिया अंडर द ग्राफ। y अपॉन एक्स के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, स्लोप। y इंटू एक्स के लिए क्या कैलकुलेट किया जाता है, एरिया अंडर द ग्राफ। अभी एक एग्जाम्पल से सीखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। गॉट इट? या सबने बना लिया क्वेश्चन? अब चेक करो, अब हमें यहां पर निकालनी है स्लोप, निकालना है। स्लोप के लिए क्या तरीका बताया था मैंने आपको, tan थीटा y अपॉन एक्स निकाल लेते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स। तो ट्राइंगल बनाने के लिए ऐसे करेंगे, ये वैल्यू डेल्टा y, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा y। अगर आप डेल्टा y कैलकुलेट करो, y2 माइनस y1, y2 कितना है 15, y1 कितना है 5, 0 नहीं है तो ये 10 आएगा, 15 नहीं आएगा। आई बात समझ में? ठीक। डेल्टा x, ये हमारे पास डेल्टा x है, x2 कितना है 4, x1 कितना है, कितना आ गया 4। तो जो वेलोसिटी होगी वो होगी डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है टोटल 10, और चेंज इन टाइम कितना है 4। तो वेलोसिटी आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। अगर हमें ये चीज़ मीटर में दे रखी है और ये हमें दिया गया है इन सेकेंड्स। समझ आया सबको कैसे यूज करेंगे हम ग्राफ, यस और नो? अगर क्वेश्चन में पूछा जाता, अब आपसे एक चीज और पूछी गई क्वेश्चन में, ये बताओ इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है क्या बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ये हमें कैसे पता चलता है? अगर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी चेंज नहीं होता, और स्लोप हमें क्या दे रहा था यहां पर, वेलोसिटी। और स्लोप कैसा है, कांस्टेंट, क्योंकि लाइन कैसी है, स्ट्रेट। तो इसलिए वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, यूनिफॉर्म। समझ में आया कैसे अप्लाई करेंगे हम स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को फिजिक्स में, यस और नो? पक्की बात। ये हमने सीखा था y अपॉन एक्स वाला एग्जाम्पल। अब y इंटू एक्स वाला भी एक एग्जाम्पल समझते हैं ताकि क्लियर हो जाए कैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ यूज होता है फिजिक्स में। ये क्लियर, नोट कर लिया? जल्दी से कर लो नोट बच्चों, हरी आप। बायो वालों दिक्कत तो नहीं आ रही इतने मैथ्स में? जिग्निशा पक्की बात, इरेज कर दूं? चलो अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a body is given in figure. Calculate the displacement of the body. आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके दिखाना है उस बॉडी का।
ठीक है, ये आपको वेलोसिटी टाइम सॉरी वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सॉरी दिस इज वेलोसिटी, और ये हमें गिवन है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, टाइम इज इन सेकेंड, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड। आपसे कहा गया कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब अगर आप याद करो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेट अस राइट इट आउट, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला था वेलोसिटी का। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकालना चाहूं वो क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय, वेलोसिटी कौन से एक्सिस पर है, y, टाइम कौन से एक्सिस पर है, x। तो यहां लग गया y इंटू एक्स वाला फॉर्मूला। मैंने बताया था जब भी कोई क्वांटिटी ग्राफ के y इंटू एक्स से मिलती है तो हम उसके लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ है ये, इसके अंडर का एरिया ये नीचे वाला एरिया हो जाएगा। दिस इज द एरिया दैट यू नीड टू कैलकुलेट। ये एरिया हमें क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। दिस एरिया विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया सबको, यस और नो? ठीक है, अब ये शेप कौन सी है, इट इज अ ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम का एरिया एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कितना प्यारा सवाल पूछा है मैंने जिग्निशा। अच्छा तू तो रहने दो, बायो, लेट इट बी। हाँ भाई, मैथ्स वाले कौन से हैं यहाँ पर, रेज योर हैंड। ये हाँ, ये बायो बता जरा, बायो मैथ्स वाली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बता जल्दी से। बस जुगाड़ नहीं चाहिए हमें, बता भाई। सम ऑफ ऑल साइड्स नहीं, करेक्ट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये एरिया अपने पास नोट कर लेना, क्योंकि एक्चुअली में फिजिक्स में ये ट्रेपेजियम वाली फिगर बहुत बार मिलेगी तुम्हें ग्राफ्स में, मैकेनिक्स में ये फिगर बहुत बार मिलने वाली है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, एक ये और एक ये। इसकी लंबाई कितनी है 10, इसकी लंबाई कितनी है 30। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 प्लस 30, और हाइट होता है परपेंडिकुलर वाली साइड। तो ये वाली साइड जो है नीचे वाली, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। इसकी लंबाई कितनी है 4, ठीक है, तो इंटू 4, तो ये हो गया यहां पर 2, 30 प्लस 10 इज 40, 40 इंटू 2 इज 80, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 80 मीटर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट सबको, ये सुनो। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ किस तरह से, देखो सुनने में लगता है अरे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है कितना आसान सा है, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ को हम फिजिक्स में कितने तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स इसीलिए मुश्किल बन जाती है कि एक सिंपल से कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ को भी हम इतने अलग अलग प्रकार से यूज कर सकते हैं। दैट मेक्स फिजिक्स डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें रटा नहीं जा सकता। आप एक फॉर्मेट नहीं रट सकते कि ये तरीका था, इसका सोल्यूशन ऐसे, जैसे मैथ्स में करते थे आप लोग, क्या करते थे, पूरे पूरे एग्जाम्पल रट मारते थे, किताब आर डी शर्मा पूरी बाय हार्ट याद हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वही क्वेश्चन है, वही उसका सोल्यूशन है, एज सच याद कर लो। याद नहीं हुई थी? अच्छा, फिर प्रैक्टिस कम करी क्योंकि अगर प्रैक्टिस करती तो आर डी शर्मा याद हो जाती है। हाँ जी, वो अगर तुम बनाना चाहो, देखो अब जुगाड़ करना है तो फिर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो इजीएस्ट तरीका है सिंगल फॉर्मूला वाला। अगर अब जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये नहीं कि हमें क्वेश्चन नहीं आते, प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन हमें आते हैं लेकिन हमें टाइम बहुत कम दिया जाता है। कॉम्पिटिशन्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, कॉम्पिटिशन्स में यू नीड टू सॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम।
तो वहां पर हमारी स्पीड मैटर करती है। एक एक्स्ट्रा स्टेप जो हमें लिखना पड़ा है वो अगले क्वेश्चन में से टाइम माइनस करवाता है। तो टाइम मैनेजमेंट इज द की टू एवरी कंपटीशन। अगर आपको कोई भी कंपटीशन क्रैक करना है, टाइम मैनेजमेंट इज द की। फंडामेंटल्स, बेसिक्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहने चाहिए। फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तभी कोई कंपटीशन निकाल पाओगे, ध्यान रखना। हवा में उड़ने से कोई फायदा नहीं होता। हमने ये किताब भी ले रखी है, वो कोई यूज नहीं है उन किताबों का। डीसी गुप्ता उठा रखी है हमने जी, मैकेनिक्स उससे कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है जब बेसिक्स नहीं आता। तो फिर तुम जितनी मर्जी किताबें कलेक्ट कर लो, उससे कंपटीशन क्लियर नहीं होता। कंपटीशन क्लियर करने के लिए आपके फंडामेंटल्स, बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसीलिए बेसिक्स सिखा रहा हूं ताकि दिक्कत ना आए आपको क्वेश्चंस में, क्योंकि ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बहुत सारी चीजें जो ग्राफ से डायरेक्टली सॉल्व हो सकती हैं रादर देन कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। ये क्लियर? अब बात करते हैं पैराबोला की। ये बहुत यूजफुल ग्राफ है क्योंकि हम इसी साल इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज करेंगे, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन में। उसमें बार बार हम बात करेंगे, एक प्रोजेक्टाइल का मोशन पैराबोला होता है। अब प्रोजेक्टाइल क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल? मान लीजिए ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, या आपके घर की छत है, ठीक है, और यहां छत पर ये एक पत्थर पड़ा है। अब आप टहल रहे हैं, फोन पे बात करते हुए ऐसे 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 टहल रहे हैं, करते हैं ना, छत पे जाके मोस्टली लगे होते हैं। फिर उसके बाद आप ऐसे किक मारेंगे उस बॉल को, तो क्या देख कह रही हाँ सच, ठीक है। तो जब आप बॉल को किक मारेंगे, आप उसे वेलोसिटी किस फॉर्म में देंगे? ऐसे स्ट्रेट। जब छत खत्म हो जाएगी तो इस पर क्या लगने लग जाएगी? ग्रेविटी। ग्रेविटी अभी भी लग रही थी, लेकिन नीचे फ्लोर था, उसके वेट को बैलेंस कर रहा था। जब ये छत से आगे आ जाएगी, ग्रेविटी एक्ट करने लग जाएगी। अब ये बॉल किधर गिरेगी? क्या एकदम यहां से आते धड़ाम से ऐसे गिरेगी? इसका पाथ ऐसा सा होगा। ये जो हमने ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करी, दिस इज अ पैराबोला। और ये जो बॉडी हमने अभी फेंकी, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। इसी साल का ये टॉपिक है काइनेमैटिक्स में। मोशन इन अ प्लेन जो चैप्टर आएगा, उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैराबोला। ये जो आपका प्रोजेक्टाइल है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है, ये कैसा होता है? पैराबोलिक। ये तो था जब हमने ऊंचाई से फेंका। एक दूसरा, अभी क्रिकेट आईपीएल वगैरह चल रहे हैं, उसमें देखो क्या होता है। उसमें यहां पर फील्डर खड़ा है, इसके पास बॉल आई, इसने बॉल को विकेट कीपर के पास फेंकना है। कैसे फेंकेगा? ऐसे। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी ऊपर दी जाती है। जैवलिन थ्रो, जिसमें ओलंपिक में गोल्ड मिला था, नीरज था ना, नीरज चोपड़ा। जैवलिन में क्या होता है? ऐसे भाला पकड़ा और ऐसे फेंका, फिर वो ऐसे उड़ता हुआ जाता है। तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, ये जो ट्रेजेक्ट्री है, दिस इज ऑल्सो अ पैराबोला। तो पैराबोला दो तरह के होते हैं। ये जो, अगर आप ध्यान से देखो इस पोर्शन को, ये इसका आधा ही नहीं है, ध्यान से देखो, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर का पैराबोला, और इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर का पैराबोला। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अंदर फेंक दिया जाता है, उसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और प्रोजेक्टाइल हमेशा जो पाथ चलता है वो कैसा होता है? पैराबोला। तो जो पैराबोला की इक्वेशन की पहचान है, ये बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे कोर्स में है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कोर्स में भी है। आईआईटी में भी क्वेश्चन आते हैं इसके, नीट में भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। समझ में आ गई? तो पैराबोला क्या है? जब भी किसी बॉडी को ग्रेविटी के अंडर फेंक दिया जाता है, तब वो जो पाथ, ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है, उसकी शेप कैसी होती है? हमेशा पैराबोला। बात समझ में आई? अब पैराबोला की जो इक्वेशंस हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं। किसी भी पाथ को आप कैसे बताओगे कि वो पैराबोलिक है? उसके लिए आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने यहां से एक बॉडी फेंकी, मैंने इसकी इक्वेशन निकाली। अगर वो इक्वेशन एक पैराबोला की फॉर्म वाली है, तो मैं कहूंगा ये पाथ कैसा है? पैराबोलिक। क्योंकि मैं हवा में खड़े होकर स्केच तो करने सरा ये कैसे गिरा पाथ। यस और नो?
हम कैसे पता लगाते हैं पाथ कैसा है? बाय मैथमेटिक्स, इक्वेशंस का यूज करते हैं। तो हमें इसीलिए पैराबोला की इक्वेशंस की पहचान होनी जरूरी है, और यही पहचान हम यूज करेंगे इन डेरिवेशंस या क्वेश्चंस टू प्रूव दैट द पाथ ऑफ अ बॉडी इज पैराबोलिक। क्लियर? तो सबसे पहली जो पहचान है वो है y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट ले सकते हैं, इसको आप ये भी कह सकते हो, और y इक्वल्स टू kx स्क्वायर, k विल बी सम कांस्टेंट। समझ में आई बात सबको? ये फर्स्ट ऑर्डर के पैराबोला की पहचान है। फर्स्ट ऑर्डर के पैराबोला की इक्वेशन ऐसी या ऐसे ऊपर से नीचे, आधी देखो यहां से आधी, हाफ पैराबोला वाली है ये। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि ये शेप आपने पढ़ी नहीं है, इसको पूरा नोट कर लेंगे अपने पास, इंपॉर्टेंट है। मैंने बता भी दिया कहां यूज होगा। हरी आप। ठीक है, तो जब भी कोई इक्वेशन y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर निकल करके आए तो आप उसे क्या कहेंगे? द पाथ विल बी अ पैराबोला। कौन से ऑर्डर का? फर्स्ट ऑर्डर का। ये फर्स्ट ऑर्डर के पैराबोला की पहचान है। दिस इज द इक्वेशन फॉर पैराबोला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑर्डर वाला पैराबोला भी होता है, अभी बना के दिखाया था वो बॉल फेंकने वाला केस, वो भी हमारे कोर्स में है। तो सेकंड ऑर्डर के पैराबोला के लिए इसकी देखो बहुत सारी फॉर्म्स है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ये भी पैराबोला की है, ये भी पैराबोला की इक्वेशन है, ये डिफरेंट इक्वेशंस हैं। सिर्फ फर्क क्या होता है कि कौन सी शेप कहां पर बन रही है, उस फॉर्मेट में है ये। ठीक है, अब एक दूसरा पैराबोला होता है, ये वाला सेकेंड ऑर्डर का पैराबोला बोलते हैं इसको। इसकी इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? y इक्वल्स टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर। ये जो b और c हैं ये दोनों हैं कांस्टेंट्स। ये सेकंड ऑर्डर के पैराबोला की पहचान है, और यही हम यूज भी करेंगे इन प्रोजेक्टाइल मोशन। दोनों ही यूज करते हैं। नोट कर लिया ये फॉर्मेट? ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस के फॉर्मेट। फर्स्ट ऑर्डर के पैराबोला की इक्वेशन क्या थी? y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर के पैराबोला की फॉर्मेट क्या है? y इक्वल्स टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मेट्स हम यूज करेंगे इन फिजिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन में आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेजेक्ट्री के लिए हम ये यूज करते हैं। क्लियर? इसके बाद आते हैं एलिप्स। ये हम यूज करेंगे इन चैप्टर ग्रेविटेशन। अभी तक आप क्या समझते हैं? अगर हम हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो आपने जो क्लास 8 की साइंस की बुक में सोलर सिस्टम बनाया था, और जो प्रोजेक्ट भी बनाए होंगे, उसमें क्या किया था? ये थे हमारे सन। ठीक है जी। इसके बाद आपने बनाए थे ऐसे गोले इनके चारों तरफ, है ना। फिर आपने यहाँ पर प्लैनेट्स बनाए थे, मरकरी, वीनस, फिर आ जाएगा अर्थ, फिर मार्स एंड सो ऑन। ऐसे बनाए थे। तो हम लोगों ने जो ऑर्बिट्स लिए थे प्लैनेट्स के, उनको क्या माना था? सर्कुलर। लेकिन रियलिटी में प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट होते हैं, दोज आर एलिप्टिकल, सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं होते। अगर सर्कुलर ऑर्बिट्स होते तो हमारे यहां सीजन्स ही नहीं हो सकते थे। सर्कुलर ऑर्बिट और सन सेंटर पर,
तो सन से हमारी धरती की दूरी हमेशा, भाई सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी को क्या बोलते थे? रेडियस। सर्कल का रेडियस क्या होता था? कांस्टेंट। तो अगर हम कांस्टेंट दूरी पर हैं सूरज से, तो अचानक ठंडी क्यों हो जाती है? फिर गर्मियां क्यों आती हैं? क्योंकि हम तो हमेशा बराबर दूरी पर हैं। अगर बराबर दूरी पर हैं तो हीट पूरा साल कैसी आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। फिर ये सीजन्स कैसे बनते हैं? सीजन्स का कारण ये है कि हमारी जो धरती है वो सूरज से बराबर दूरी पर नहीं है, क्योंकि उसका पाथ सर्कल ना होकर के कैसा है? एलिप्स है, एलिप्टिकल है, एलिप्स है उसका पाथ। अब एलिप्स क्या होता है? एलिप्स बेसिकली अगर आप एक सर्कल लें और उसके दो कोनों से पकड़ के उसे थोड़ा सा खींच दें तो इधर से दब जाएगा और इधर से एक्सटेंड हो जाएगा। दैट इज एन एलिप्स। ओवल नहीं है, ओवल इज, दिस इज ओवल, डिफरेंस है। एलिप्स में सिमेट्रिकल होता है, ओवल अंडाकार होता है, अंडा एक जैसा नहीं होता। ठीक है। अब एलिप्स के अंदर खासियत क्या होती है? ये सेंटर से एलिप्स के पास होती हुई लॉन्गेस्ट लेंथ जो आप बना सकते हो ये है, और सेंटर से पास होती हुई जो शॉर्टेस्ट लेंथ बना सकते हो वो ये है। इसको कहा जाता है मेजर एक्सिस, इसको कहा जाता है माइनर एक्सिस। ठीक है। अब एलिप्स के अंदर दो पॉइंट्स होते हैं। बेसिकली जब हमने एलिप्स को सर्कल को पकड़ के ऐसे खींचा था तो उसका जो सेंटर था वो सेंटर दो टुकड़ों में बट गया और वो सेंटर इधर को खिंच गया। तो वो जो दो पॉइंट्स बने उनको कहा जाता है फोकस। तो एलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं, एक यहां पर फोकस F1, एक यहां पर फोकस F2। जी, जो केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है वो इसी एलिप्स के ऊपर ही बेस्ड है। ये रहा योहानिस केपलर, वो रही फोटो। ठीक है। तो ये केपलर का जो लॉ ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे हम जा करके, उसका पहला लॉ ही है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, जो कहता है प्लैनेट्स सूरज के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं बल्कि एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, और सन उसके दो फोकस में से किसी एक पर होता है। तो यानी जो सन है वो यहां पर सपोज है, या F1 पे हो सकता है या F2 पर हो सकता है, और जो प्लैनेट है वो इधर कहीं चक्कर लगा रहा होगा। ठीक। तो ये जो एलिप्स है इसका यूज हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ते हैं। अब अगर आप नोटिस करो, ये प्लैनेट सन के सबसे नजदीक किस पॉइंट पर आएगा? यहां पर। सन और प्लैनेट के बीच का सबसे कम डिस्टेंस यही है पॉइंट, और सन और प्लैनेट के बीच का सबसे ज्यादा डिस्टेंस ये है। ठीक है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आग जल रही है कहीं पर, बॉन फायर आपने लगाया हुआ है, आप बॉन फायर के पास खड़े हैं, आपको क्या लगेगी? गर्मी। अगर आप उससे दूर होते चले जाते हैं क्या होगा? हीट कम होती चली जाएगी। इसका मतलब अगर आप किसी सोर्स ऑफ हीट से पास हैं तो आपके पास हीट का अमाउंट ज़्यादा पहुंचता है, लेकिन अगर आप सोर्स ऑफ हीट से दूर चले जाते हैं तो हीट का अमाउंट कम हो जाता है। इसी तरीके से जब प्लैनेट यहां पर होगा, सन के सबसे करीब है, तो इसके पास हीट सबसे, तो ये बन जाएगा हमारा समर की पोजीशन। लैग्रेंज पॉइंट्स अलग होते हैं। ठीक। और यहां पर ये सबसे ज्यादा दूर है, तो ये बन जाएगा हमारा विंटर कंडीशंस। तो वो जो डिस्टेंस है, और क्योंकि यहां पर अर्थ 24 घंटे नहीं लेती, ये एक चक्कर लगाने में 365.25 डेज लेती है, तो इसलिए जो सीजन्स हैं वो साल में केवल एक बार आते हैं, क्योंकि एक चक्कर में एक ही बार इस पॉइंट पर अर्थ पहुंचेगी, एक चक्कर में एक ही बार अर्थ इस पॉइंट पर पहुंचेगी। इसलिए सीजन्स एनुअल होते हैं। एनुअल का मतलब दे रिकर आफ्टर 1 ईयर।
समझ में आया? तो ये जो एलिप्स का कॉन्सेप्ट है ये सर्कल को वायलेट, क्योंकि अगर आप सर्कल मान करके चलो तो पूरा साल गर्मी रहनी चाहिए, मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, सीजन्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। तो ये सीजन्स भी ये बात बताते हैं कि ऑर्बिट सर्कुलर नहीं हो सकता, और बाद में अब तो इतना एडवांस हो चुका है तो अब हमें पता ही है, लेकिन इनिशियली ये सबसे पहले योहानेस केपलर ने बताया था इन द फॉर्म ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, जो ये कहता था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ गोले में चक्कर नहीं लगा रहे, बल्कि किस में लगा रहे हैं? एलिप्स में। समझ में आया एलिप्स का कॉन्सेप्ट क्या है? यस और नो? क्लियर हो गया? तो लिखिए एलिप्स क्या है। In mathematics, an ellipse is a plane curve. In mathematics, ellipse is a plane curve surrounding two focal points. Surrounding two focal points, such that for all points on the curve, such that for all points on the curve, the sum of the two distances, the sum of the two distances to the focal points is a constant. The sum of two distances to the focal point is a constant. ड्रॉ कर लिया? किन्हीं भी प्लैनेट यहां पर होगा तो दोनों फोकल पॉइंट से जो डिस्टेंस है इसका सम हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है? इक्वेशन क्या होती है एलिप्स की? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है? ए क्या है यहां पर? सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस क्या? ये सबसे बड़ा एक्सिस था, इसका आधा कर दो तो क्या बन गया? सेमी मेजर एक्सिस। ये दिस इज योर ए, सेमी मेजर एक्सिस। और ये माइनर एक्सिस था, इसका आधा कर दो तो ये बन गया सेमी माइनर एक्सिस। ए इज द सेमी मेजर एक्सिस, बी इज द सेमी माइनर एक्सिस। ये एलिप्स की इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1। कोई सा भी एक बना लो, ये वाला बना लो, ज्यादा इजी रहेगा तुम्हारे लिए। सिर्फ हमें शेप पता होनी चाहिए, एलिप्स क्या है और ए और बी क्या है, मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। नोट कर लिया सबने? चले आगे, जल्दी करो। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? यहां तक कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही? अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक में, मान लो आज नहीं घर जाके रिवाइज किया, तब हमें कोई डाउट आ रहा है, तो बैच के बाद अगले बैच के बीच में 15 मिनट्स होते हैं। चाहे तो बैच से पहले आ जाओ तब भी मैं मिलूंगा, और बैच के बाद 15 मिनट हैं मेरे पास। हर दो बैचेस के बीच में 15 मिनट्स का गैप होता है। उस टाइम पर आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो, या तो बैच से थोड़ा पहले आ जाओ, अगर पहले नहीं आ सकते तो बैच के बाद 15 मिनट्स का टाइम है, उस टाइम में आप अपने डाउट्स मुझसे ले सकते हैं। ठीक है? घर जाकर के रिवाइज करोगे, कोई चीज़ ऐसी लगती है कि यार ये हमें पॉइंट क्लियर नहीं है, ज़रा सा भी डाउट हो आकर के मुझसे पूछ लेना। पूछना बहुत ज़रूरी है। रीज़न है, अगर आपका वो डाउट एग्जाम में किसी फॉर्मेट में आ गया तब आपको परेशान करेगा।
तो डाउट्स यहां पर क्लियर हो जाने चाहिए। आप यहां बैठे सिर्फ इसलिए हैं, पढ़ाया तो आपको स्कूल में भी जाएगा, लेकिन यहां पर आप इसीलिए बैठे हैं कि वो जो एडिशनल चीजें हैं जो आप स्कूल में नहीं पूछ पाते, स्कूल में नहीं कर पाते, उन सबको यहां पर क्लियर करना है। ठीक है, बेसिक मैथ्स की शीट मैंने अपलोड कर दी है, जैसे जैसे इवेंचुअली आगे बढ़ते चले जाएंगे उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डले हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट्स में आप जब चेक करेंगे ना स्टडी मटेरियल में, वहां पर आपको वर्कशीट मिल जाएगी पहले चैप्टर की, उसको आप चेक कर सकते हैं, अपलोडेड है ऐप पर। ठीक, ये एलिप्स है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, सेंटर और दो फोकाई। किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है d1 प्लस d2 ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये लिखा ना हमने, सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फोकाई इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं हाइपरबोला की। अब ये हाइपरबोला क्या है, दो तरह के हो गए, एक पैराबोला हो गया, एक हाइपरबोला है। ये जो हाइपरबोला है, पैराबोला की अगर आप इक्वेशन याद करो, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में था। ठीक, यहां पर या तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होगा या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा। कौन सा फॉर्मेट बन जाएगा, या तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो जो शेप निकल करके आती है ग्राफ की, उसको कहा जाता है हाइपरबोला। दिस इज अ हाइपरबोलिक ग्राफ। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है, या तो ये ऐसे हो सकता है, एक एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, 1/x वाला दोनों एक्सिस से बिल्कुल बराबर होता है, सिमेट्रिकल होता है, इसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो हाइपरबोला में दो फॉर्मेट्स होते हैं, या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ हमेशा क्या शेप बनाएगा, हाइपरबोलिक, या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ हमेशा क्या बनाएगा, हाइपरबोला। आप कहोगे सर क्यों पढ़ा रहे हो, अब इसका रीजन समझो। अभी जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसमें इस साल हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें, जो कि न्यूटन अंकल ने दी थी, इसका फॉर्मूला दिया था उन्होंने, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 क्या है, ये एक बॉडी है जिसका मास है m1, ये दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। तो ये भैया एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स F। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू मासेस, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। जैसे सन अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है, अर्थ मून के ऊपर फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। ये फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशन की। ठीक, तो अगर मैं कहूं आपसे प्लॉट अ ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्टेंस, फोर्स क्या है यहां पर F, डिस्टेंस क्या है यहां पर R, तो अगर आपसे F वर्सेस R का ग्राफ बनाने को कहा जाए, F वर्सेस R, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 मासेस ऑफ बॉडीज आर कांस्टेंट, इन दोनों कांस्टेंट्स को हटा दूं तो F का रिलेशन R के साथ कैसा है बच्चों, F कौन से एक्सिस पर थी, Y, R कौन से एक्सिस पर है, तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, कौन सा ग्राफ बनेगा, हाइपरबोलिक। समझ में आया सबको, ये क्यों पढ़ाया मैंने आपको, हाइपरबोला क्यों बताया, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है अगर आपसे कहा जाए वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशन विद डिस्टेंस क्या होगा, दिस इज द ग्राफ। क्लियर हुई बात सबको, यस और नो। इसी तरीके से 12th में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी फर्स्ट चैप्टर में चल रहा है ये, 12th में फर्स्ट चैप्टर ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका फॉर्मूला कूलम ने बताया था। दो चार्जेस को अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाए, मान लो ये भी पॉजिटिव चार्ज है Q1, ये भी पॉजिटिव चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच में है डिस्टेंस R। हमें पता है लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, रिपल्शन क्या है, फोर्स। तो ये एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं F। इस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं कहूँ प्लॉट अ ग्राफ
फॉर फोर्स वर्सेस डिस्टेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस डिस्टेंस। K क्या है? कांस्टेंट। Q1 Q2 चार्जेस ऑन अ बॉडी आर कांस्टेंट। हटा दोगे तो क्या रिलेशन आएगा? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। शेप कैसी हो जाएगी? हाइपरबोलिक। समझ में आया? तो ये हाइपरबोला क्यों इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इस तरह से हम ग्राफ्स एक्चुअली में प्लॉट करेंगे इन फिजिक्स। क्लियर बात सबको? यस और नो? लिख लीजिए, इन मैथमेटिक्स a hyperbola is a smooth curve. In mathematics, a hyperbola is a smooth curve that has two branches or connected components that mirror each other and look like two infinite bows. क्योंकि देखो, एक में y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, एक में माइनस y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, प्लस माइनस दोनों। तो या तो दोनों प्लस होंगे, कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? x और y पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों नेगेटिव, y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड। इसीलिए ये हमेशा दो क्वाड्रेंट्स में साथ में प्लॉट हो जाता है, एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव और एक दोनों नेगेटिव। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आया? तो इस तरह से प्लॉटिंग होती है। एक ये भी फॉर्मूला, ये वाला हमारे काम का नहीं है, हम बेसिकली यही वाला यूज करेंगे हमारे काम का जितना है। अदरवाइज तो ये भी फॉर्मूला होता है हाइपरबोला का, बट ये हमारे लिए यूजफुल नहीं रहेगा। हमारे लिए यूजफुल ये वाला फॉर्मेट है, तो ये वाला नोट कर लो। x इंटू वाई इक्वल्स टू 1 या x इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई, तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y हो जाएगा या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा। ठीक है? तो ये वाला ग्राफ कौन सा है? व्हेन y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तब आप ऐसा ग्राफ बनाएंगे। इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका स्पेशल नाम ऐसे क्या बोला जाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि ये दोनों तरफ बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। अगर आप इसके एजेस को जोड़ दो तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, तो इसलिए इसे बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है? ये ड्रॉ कर लिया। इसके बाद आता है x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। ये सिर्फ हाइपरबोलिक बोलते हैं इसको, हाइपरबोला। ठीक है? तो ये भी हाइपरबोला है। ये दूसरी शेप है, ये भी ड्रॉ कर लो। इसमें डिफरेंस है, देखो, जब x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है तो x से डिस्टेंस ज्यादा होगा और y से डिस्टेंस कम होगा। जब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो जाएगा तो y में डिस्टेंस ज्यादा होगा, x में डिस्टेंस कम होगा। ये सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा नहीं है, इसलिए इसे रेक्टेंगुलर नहीं बोला जाता। रेक्टेंगुलर सिर्फ पहले वाले को बोलते हैं, क्योंकि उसमें अगर आप चेक करो उसमें दोनों एक्सिस से डिस्टेंस बिल्कुल बराबर था। समझ में आया डिफरेंस? तो ये नोट कर लीजिए, इसका सेकंड फॉर्मेट है, इसमें डिस्टेंस बराबर नहीं होता। नोट कर लिया? लॉग हम लोग करेंगे कल, आज नहीं करेंगे लॉग, ज्यादा हो जाएगा।